हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 26 तक देखा। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 27 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? तो दोस्तों, आपको पहले बता दें कि बराबर की गुफा सम्राट अशोक के द्वारा जहानाबाद जिले में आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था ये भी पूछता है कि किसके लिए बना था बराबर की गुफा। तो आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था बराबर की गुफा, जिसमें टोटल 4 गुफा था। कौन कौन से थे? तो सुदामा गुफा था, कर्ण चौपड़, विश्व जोपड़ी और लोमस ऋषि, ये 4 गुफाएं उसमें शामिल थे। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुनी, ये बराबर की गुफा में शामिल नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन सा है? सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि। याद रखना है आपको चारों का नाम। और आजीवक संप्रदाय के लिए बना था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे? दोस्तों, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, जो पार्श्वनाथ को मानने वाले थे, उसे निग्रथ कहते थे। निग्रथ का अर्थ क्या होता है? तो सभी बंधनों से मुक्त होना निग्रथ कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव थे, और 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि एक लैगून झील यानी खारे पानी की झील है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 5 देश जो है वो सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 5 जो देश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, धौलाधर मसूरी हिमालय जो है ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। अब लघु हिमालय जो है वो खंडित खंडित भागों में है, 4 पार्ट में है, जिसमें पीर पंजाल, नाग टिब्बा, धौलाधर और महाभारत श्रेणी आती है। तो धौलाधर की जो श्रेणी है उसी के अंतर्गत मसूरी हिमालय आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, अग्निद्वीप हम आइसलैंड द्वीप को कहते हैं। किसे कहते हैं? आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो दोस्तों, मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत जो की गई थी वो फरवरी 1974 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? फरवरी 1974 ईस्वी में। इसकी खोज भारत एवं रूस के द्वारा मिलकर किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बलुई मिट्टी जो है उसमें कैपिलरी की क्रियाएं सबसे अधिक होती है। लेकिन अगर आपको चिकनी मिट्टी दिया जाए, ध्यान रखिएगा, चिकनी मिट्टी, यहाँ चिमनी मिट्टी दिया हुआ है तो चिमनी मिट्टी नहीं होगा। चिकनी मिट्टी अगर दिया रहे तो चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा कैपिलरी की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विक्रम साराभाई के द्वारा 1962 ईस्वी में किया गया था। इसके जनक के रूप में विक्रम साराभाई को ही जानते हैं। अब इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इंटरनेट पर
उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र द हिंदू है। कौन सा है? द हिंदू है। यह पहली बार इंटरनेट पर 14 अगस्त 1995 ईस्वी को आया था। कब आया था? 14 अगस्त 1995 ईस्वी को पहली बार इंटरनेट पर द हिंदू प्रकाशित हुआ था। लेकिन अगर द हिंदू की स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 1978 ईस्वी में। इसका पहला जो है प्रकाशन हुआ था, जो कि ऑफलाइन हुआ था। इसके संस्थापक हैं सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी जी के द्वारा किया गया था और यह 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1950 ईस्वी में के.एम. मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत पेड़ों के मूल्य और पारिस्थितिकी संतुलन में उसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वन महोत्सव मनाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के.एम. मुंशी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा जो जल को गंदा करता है ऐसा घास फूस जो है वो कौन सा है? तो वो है आइकॉर्निया, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में, लोकल भाषा कह सकते हैं जिसको, उसमें हम लोग जलकुंभी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जलकुंभी, जो कि है आइकॉर्निया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो हो जाएगा पूंजी देनदारी प्रबंधन, जो कि निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। जबकि कैरी फॉरवर्ड, बाय बैंक और डिपॉजिट, ये तीनों निवेश बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? दोस्तों जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो वित्त मंत्री होते हैं, जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्त मंत्री। अब जीएसटी कब लाया गया था? तो दोस्तों जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा वो बिक्री कर। बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर ना होकर अप्रत्यक्ष कर है, जबकि निगम कर या उपहार कर ये इन दोनों पर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये मार्शल के द्वारा कहा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों भूतपूर्व पुर्तगाली जहाँ रहते थे उस क्षेत्र को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 12वीं संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसमें से कौन सा ऐसा समिति है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी? तो वो हो जाएगा अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा एच.सी. मुखर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एच.सी. मुखर्जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि प्रक्रिया नियम समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, संचालन समिति, इन सभी की अध्यक्षता, सभी के जो अध्यक्ष रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो दोस्तों ब्रिटिश भारत में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत किया गया था, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। तो दोस्तों राज्यों में जो पंचायतों का चुनाव कराया जाता है वो अनुच्छेद 243 के तहत कराया जाता है। किसके अंतर्गत कराया जाता है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? दोस्तों संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछे कि गठन कब हुआ था, इसमें पूछा है कि विचार किसने रखा है, तो याद रखिएगा विचार रखे हैं एम.एन. रॉय, लेकिन गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? तो जो दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियां थी उसे भारतीय संविधान में शामिल करने का सिद्धांत कनाडा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? तो कनाडा से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसकी विस्तृत कथा निम्न में से किस में मिलता है? दोस्तों चंद्रगुप्त को जो राजनीति सिखाया गया था, जो चाणक्य ने चालें चली थी, उसका विस्तृत विवरण मुद्रा राक्षस में किया गया है। किसमें किया गया है? मुद्रा राक्षस में। और इसके रचयिता पूछे कौन है, तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 10 चिन्हों वाला जो शिलालेख है वो यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? धौलावीरा से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? दोस्तों समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उस पर जहांगीर के लेख भी मिलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो दोस्तों खजुराहो मंदिर का जो संबंध है वह हिंदू धर्म और जैन धर्म से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी तथा सी। बौद्ध धर्म का इसमें कोई भी चित्रण वर्णन नहीं किया गया है। दोस्तों ये खजुराहो मंदिर स्थित कहाँ है? अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न है, द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो दोस्तों द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था। कहाँ किया गया था? कपाटपुरम में। इसका एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है जो कि है तोल्कापियम। तोल्कापियम के रचयिता कौन थे? तो वो थे तोल्कापियर। ठीक है, याद रखिएगा तोल्कापियम ग्रंथ है और तोल्कापियर जो है ये रचयिता है। प्रथम संगम और तृतीय संगम ये दोनों मदुरई में हुआ था। प्रथम संगम का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, वो डूब चुका था ऐसा माना जाता है। और तृतीय संगम भी मदुरई में ही हुआ था। संगम का भी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कपाटपुरम हो जाएगा जो कि द्वितीय संगम हुआ था। अगला प्रश्न है, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाले सुल्तान सिकंदर लोदी थे। ये कविताओं के बहुत शौकीन थे और खुद की कविताएं भी लिखा करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित की? तो दोस्तों अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं जो कि व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति का अधिकार देता है? तो वो हो जाएगा व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत। यानी 1, 2 और 3 जो है वो सही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आंदोलन यानी विद्रोह दिया हुआ है और दूसरी तरफ यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था वो दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। फकीर विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था,
कूका आंदोलन यह पंजाब में हुआ था, मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था, और खासी विद्रोह यह असम में हुआ था। तो इसका सही आंसर 1, 3, 2 और 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 1, 3, 2 और 4। अगला प्रश्न है, वुमेन इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वुमेन इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक एनी बेसेंट थे। इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट जी के द्वारा वुमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है कोरंडम। कौन सा है? कोरंडम जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, जबकि नाइटर जो है पोटेशियम का अयस्क है। किसेराइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क है, और सेलेस्टाइन यह स्ट्रोंशियम का अयस्क है। याद रखना है आपको चारों का, नाइट्रस, पोटेशियम, किसेराइट, मैग्नीशियम, सिलेस्टाइन, स्ट्रोंशियम। ठीक है, और कोरंडम जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो पुराने तैल चित्र बनाए जाते थे उसके रंग को उभारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का किया जाता है। किसका किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी में सभी जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक के होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? तो दोस्तों यह अनिवासीय भारतीय जमा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी तथा सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म यानी प्रकृति और इसकी फोकस लंबाई डैश होगी। तो दोस्तों इसमें कौन सा लेंस लगेगा और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी ये पूछ रहा है। तो +2.0 डायोप्टर की शक्ति वाला जो लेंस है उसकी वह उत्तल लेंस होगा, और इसकी जो फोकस लंबाई है वो 0.5 मीटर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जब हम बर्फ को दबाते हैं, उस पर दबाव बढ़ाते हैं तो उसका आयतन घटता है, उसमें पानी की मात्रा भी घटती है, जिसकी वजह से इसका गलनांक घट जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग तापमान को मापने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्पादन कीमत सूचकांक मापा जाता है। उत्पादन कीमत सूचकांक किस पर मापा जाता है? तो दोस्तों उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को उत्पादन कीमत सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो दोस्तों नाभिक में तो डीएनए होता ही होता है, उसके अलावा कोशिका के किस भाग में, किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु 120 दिन की होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की औसत आयु 2 से 4 दिन होती है। अब लाल रक्त कोशिका ये जो दोस्तों है पिल्हा में जाकर इसकी मृत्यु हो जाती है 120 दिन के बाद। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु पिल्हा में होता है, इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह भी पिल्हा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो एक लिंगी है? तो वो हो जाएगा स्केरिस। कौन सा है? स्केरिस जो है वो एक लिंगी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
पहला है लाइपेज। दोस्तों लाइपेज किसका पाचन करता है? तो यह वसा विघटन एंजाइम होता है, यह वसा का पाचन करता है। एमाइलेज दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एरेप्सिन जो है यह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है ट्रिप्सिन? तो प्रोटीन का करता है। इसका सही आंसर 3, 2, 4 और 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? इसमें से कौन सा कार्य है जो हीमोग्लोबिन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में से ऑक्सीजन को लेता है और फिर उसे पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों FAO का मुख्यालय यह रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गोलकुंडा का किला यह तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा के किला का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण कुतुब शाही वंश के द्वारा किया गया था। और कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, विशुद्धिमग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों विशुद्धिमग्ग ग्रंथ जो है यह हीनयान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हीनयान से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है और हमारे आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो लास्ट प्रश्न जो है वो है, जय संहिता के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों जय संहिता के नाम से महाभारत जो है वो विख्यात है। कौन सा है? महाभारत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।